गुड इवनिंग बेटा जी। आज शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर का पार्ट 2। कौन सा मेरे बेटा? पार्ट 2। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या मेरे बेटा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, छोटा सा है, उसके बाद पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है कि वो ऐसी चीजें होती हैं, कैसी चीजें होती हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, या ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं। क्या मेरे बेटा? ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा? मेंटेन करते हैं या रेगुलेट करते हैं। मतलब प्लांट की अंदर जो हॉर्मोन्स है, जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी है बेटा, अब इसके अंदर क्या होता है? प्लांट का आना, मतलब प्लांट का क्या रहा, हॉर्मोन्स की वजह से हमारे ग्रोथ होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हाइपोथैलेमस के जो सिक्रीट होते हैं, तो हमारे अंदर भी तो हार्मोन्स होते हैं ना। हाँ, तो इसी तरह प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्यों? क्योंकि वो इसकी ग्रोथ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा? रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई, बहुत बेसिक सी है। अब क्या कहते हैं हम? पीजीआर कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं शॉर्ट में? पीजीआर। पीजीआर दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है पीजीपी और एक होता है पीजीआई। क्या मेरे बेटा? पीजीपी और पीजीआई। पीजीपी क्या होते हैं? प्रोमोटर्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। वेराज ये क्या होता है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनहिबिटर्स होते हैं। तो मेरे बेटा इनका कहने का क्या मतलब है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होते हैं? दो चीजें होती हैं कि क्या होते हैं? जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो प्रमोट करते हैं, मैंने क्या कहा तुम्हारे बेटा? प्रमोट करते हैं इस चीज को। क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, मतलब इंक्रीज करवाते हैं। वेज इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिट करते हैं। अब इनहिबिट करने का क्या मतलब होता है? ये इस चीज को रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं, मतलब इस चीज को बढ़ने से रोकते हैं। किस चीज को? प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। अब आप मुझसे कहोगे क्या मेरे बेटा कि सर ग्रोथ को रोकने का क्या मतलब हुआ? कि ग्रोथ को रोकने का क्या मतलब हुआ? तो ग्रोथ को रोकने का मेरा मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है, यहां समझते हैं कि ये हमारे पास एक प्लांट ए है और यहां पे हमारे पास एक प्लांट बी है। दो प्लांट हैं आपके पास, प्लांट ए और प्लांट बी। तो प्लांट ए क्या कहता है मेरे बच्चा? कि ये 2 दिन में ग्रो हो जाता है और ये होता है 1 हफ्ते में। ठीक है मेरे बच्चा, क्या ये 1 वीक में होता है, ये 2 डेज में हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो 2 डेज में होता है, ये क्या देता है? 2 डेज में फ्रूट दे देता है और ये 1 वीक में देता है। तो मेरे बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सा इमेजिन करना कि जो 2 दिन में फ्रूट दे दिया, क्या 2 दिन में फ्रूट दे दिया, तो और फिर उसे स्टोर करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना और उसे मार्केट करना, तो वो 2 दिन में जितने फ्रूट्स आते जाएंगे, क्या वो जल्दी नहीं गलेंगे? कि अगर जितनी जल्दी प्लांट ने फ्रूट दे दिया तो मतलब वो उसकी डेथ होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। क्या लाइफ स्पैन छोटा हो जाएगा? क्या जिंदगी छोटी हो जाएगी? इसकी जिंदगी क्या होगी? लंबी होगी, क्योंकि फ्रूट 1 हफ्ते में बन रहा है। क्या मेरे बेटा? 1 हफ्ते में बन रहा है, तो उसका जो आउटर कवर होगा ना, कि मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा सेब होता है, ये इसका जो आउटर कवर होता है, इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं शेल्फ।
तो ये होता बच जाता है। जैसे आप कभी देखते हैं कि एक फ्रूट जो होता है ना गला हुआ होता है, क्या होता है मेरे बेटा, गला हुआ होता है, वो उसका जो ऊपर का कवर होता है वो गल जाता है। क्या, केला है ऊपर से गला हुआ दिख जाता है, काला काला सा हो गया। तो क्या आपको वो एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से होता है? तो हम उस चीज को क्या कहते थे कि वो ज्यादा पक गया है। क्या मेरे बेटा, ज्यादा पक गया है। अब वो ज्यादा पक गया है तो इसीलिए उस चीज को ज्यादा पकने को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। इतनी चीज समझ आ गई, इतनी चीज समझ आ गई। अब क्या कहते हैं मैं बेटा, बेटा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा तुम्हें, नाम लिख याद रखना। मेरा काम बताना है, तुम्हारा काम है याद रखना। ऑक्सिन हो गया, क्या हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, और क्या हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। क्या, जिब्रेलिक एसिड हो गया, ऑक्सिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। तीन होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, सॉरी। और क्या होते हैं इनहिबिटर्स, क्या होते हैं मेरे बेटा, इनहिबिटर्स क्या होते हैं मैं बेटा तुम्हें बताऊंगा, दो होते हैं, विच इज इथाइलिन। एंड इथाइलिन के साथ दूसरा चीज क्या होता है जो सबसे ज्यादा काम करता है, एब्सिसिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म, इसका सब कुछ पढ़ेंगे। तो हमें बेसिकली पूरे चैप्टर में 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने हैं। क्या मेरे बेटा, पांच पांच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने हैं। तो हमें लिख देते हैं क्या क्या, कि एक तो हो गया हमारा ऑक्सिन हो गया, एक हमारा क्या हो गया मेरे बेटा, कि भैया जिब्रेलिक एसिड हो गया, एक हमारा साइटोकाइनिन हो गया, और एक हमारा क्या हो गया मैं तुम्हें बताऊंगा, एबीए, एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं। और एक क्या हो गया, इथाइलिन हो गया। तो बेटा ये तो तीन जो होते हैं ये होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और ये वाला जो चीज होती है ये होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। लेकिन सर आपने भी बताया था कि इथाइलिन भी जो होता है वो भी क्या होता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। क्या होता है मेरे बेटा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, लेकिन ये जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ना इथाइलिन, ये हमारा पीजीआई में भी काम करता है और पीजीपी में भी काम करता है। क्या, ये एक ऐसा प्राणी है, मतलब प्राणी नहीं, एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्रोथ भी करवाता है और इनहिबिट भी करवाता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक रीजन और है कि जिसकी वजह से ये जो होता है इथाइलिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये गैस होते हैं। क्या होता है, गैस की वजह से होता है। कोई दिक्कत। अभी हमें पढ़ना है दो चीजें, विच इज जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन। क्या मेरे बेटा, जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन की, तो ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। या पहले एक चीज कर लेते हैं क्या, कि मेरे बेटा कौन सा कंपाउंड कैसे डिराइव होता है। क्या मेरे बेटा, कौन सा कंपाउंड कैसे डिराइव होता है, ये थोड़ी सी चीजें हैं। तो हम पहले दो कंपाउंड्स की बात करते हैं, कि ऑक्सिन की बात करते हैं और जिब्रेलिक एसिड की बात करते हैं। कि मतलब इनका नेचर क्या होता है, क्या इनका नेचर क्या होता है। तो ऐसा करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की ही बात कर लेते हैं। क्या, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की बात कर लेते हैं, कि तीन होते हैं हमारे पास। क्या क्या, साइटोकाइनिन भी होता है। तो ऑक्सिन क्या होता है बेटा, इंडोल कंपाउंड होता है, इंडोल कंपाउंड होते हैं ये। कोई दिक्कत इसमें मेरे बेटा। अब आपका हो गया क्यों, क्योंकि इसका आपको इससे ज्यादा नहीं जानना है, इसमें आपको इतना ही जानना है कि ये इंडोल इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, नाम ही याद रखना है। अगर आपको इंडोल कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा जानना है तो शिखर सर के पास जाइए, वो आपको ये चीज बताएंगे। कि इसका एग्जाम्पल तो बता दो, मैं बताऊंगा। इसे हम कह देते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। ये सर ने गलत लिख दिया, एसिड। ठीक है, क्या होता है ये, IAA होता है। कोई दिक्कत। ये थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं।
ठीक है, अब आ जाते हैं ये जिब्रेलिक एसिड क्या होता है मेरे बेटा, मैं तुम्हें बताऊं। ये क्या होता है, टर्पीन्स कंपाउंड होते हैं। क्या, टर्पीन्स कंपाउंड होते हैं, इतना ही याद रखना है। और इसके बाद क्या होता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, GA3 होता है। जिब्रेलिक एसिड को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, GA लिख देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, GA3, जो सबसे ज्यादा काम किया गया है जिसपे। ठीक है, ये दारू बनाने में भी काम करता है, पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ। फिर आ जाता है साइटोकाइनिन। क्या मेरे बेटा, साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजनस होते हैं इन नेचर। आप कहोगे कैसे, मैं आपको एक बात बता दूं, एक होता है एडिनाइन, आपने पढ़ा होगा आगे, क्या आपने पढ़ा होगा पीछे, क्या, एडिनाइन, गुआनिन, थाइमिडीन, यूरेसिल, ये सब चीजें पढ़ी हैं। पिरिमिडिन प्यूरिन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पिरिमिडिन प्यूरिन। तो साइटोकाइनिन इसका बना हुआ होता है, काइनेटिन होता है, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। आप कहोगे सब थ्योरी कहां है, मैंने कहा इतना तो समझ आ गया आपको, इतना समझ आ गया, आगे बढ़े तब थोड़ी सी थ्योरी कर लें। तो आ जाते हैं थ्योरी पे। क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। क्या होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस, हार्मोन्स या वो होते हैं फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो इनकी ग्रोथ करवाता है, क्या इनकी ग्रोथ करवाता है। ठीक है मेरे बेटा, कोई नहीं। दीज आर स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। क्या, स्मॉल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी डाइवर्स क्लासिफिकेशन होती है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड इन नेचर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्लांट में चाहिए होते हैं, क्या, स्मॉल अमाउंट में प्लांट में चाहिए होते हैं, ये चीज आपको पता है, चलो ठीक है। प्रोड्यूस नेचुरली इन हायर प्लांट्स, ये स्मॉल प्लांट्स में नहीं होते, हायर प्लांट्स में होते हैं, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। क्या, स्मॉल प्लांट्स में नहीं होते, हायर प्लांट्स में होते हैं, ये चीज समझ आ गई। ये बेटा थ्योरी आपके लिए ही है, मैंने आपको सारा टॉपिक पहले ही ऊपर ऊपर से समझा दिया कि क्या होते हैं इनहिबिटर्स, क्या होते हैं प्रोमोटर्स, क्या होते हैं रेगुलेटर्स, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। लेकिन फिर भी थ्योरी तुम्हारे लिए थोड़ी सी मैं लिख देता हूं, क्या कि बच्चे को मेरे दिक्कत ना हो अगली बार नोट्स बनाने में। ठीक है, कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, अभी हम सिंथेटिक की तो बात ही नहीं कर रहे, इसे तो भूल ही जाओ। हम कर रहे हैं फाइटो हार्मोन्स की बात, जिसमें आपको पढ़ा दिया कि ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या हैं, कि मैंने ऑक्सिन बता दिया, जिब्रेलिन बता दिया, साइटोकाइनिन बता दिया, और इथाइलिन एब्सिसिक एसिड भी बता दिया कि इनहिबिट करते हैं। वेयर एज कि इथाइलिन भी है, इथाइलिन भी है जो क्या करेगा मेरे बेटा, प्रोमोटर की तरह काम कर सकता है। ये चीज समझ आ गई, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। चलें आगे, चलें आगे, चलो ठीक है, ये चीज समझ आ गई, डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए, ज्यादा कुछ नहीं था। क्या होता है ऑक्सीजन, क्या होता है आपका, इंडोल कंपाउंड होता है। क्या होता है मेरे बेटा, इंडोल कंपाउंड होता है। वो क्या कहते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड से काम करता है। क्या मेरे बेटा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड से काम करता है। वेयर एज क्या होता है, जो आपका ये होता है, क्या, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है, वो क्या होते हैं मेरे बेटा, एडिनाइन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बेटा, एडिनाइन डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब प्यूरिन के होते हैं। किसके होते हैं, प्यूरिन के होते हैं, नाइट्रोजनस होते हैं। ये चीज भी मैंने आपको बता दी, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे। और जिब्रेलिक एसिड किसका होता है बेटा, टर्पाइन्स का बना हुआ होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो 2 मिनट देख लो इस चीज को, जिससे नोट करना है वो कर लो। चलो बेटा जी, ये पता, ये समझ आ गया। सर पानी लेने गए थे थोड़ा, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, सबको कंपाउंड्स आ गए। ये चीज समझ आ गई। अब शुरू करते हैं ऑक्सीजन के बारे में,
कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इस स्लाइड में क्या पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन कर लें, क्या, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की डेफिनेशन कर ले कि ये क्या करते हैं भाई, कि फेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। वेयर एज क्या, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। भाई तू आगे मत जा, तू आगे मत जा, बिकॉज यहां पे क्या हो जाता है, एबायोटिक स्ट्रेस हो जाता है। क्या, एबायोटिक स्ट्रेस हो जाता है। क्या होता है एबायोटिक स्ट्रेस में, तुम्हें बता दूं कि कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ना हो, उसे हम कह देते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। जैसे टेम्परेचर, क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे बढ़ा घटा सकता है, नहीं, तो वो एक एबायोटिक स्ट्रेस है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, तो वो है एक एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, जो एनवायरमेंट की मदद से होता है मेरे बेटा। कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अब इन दोनों की डेफिनेशन कर ले, समझा दिया आपको। क्या कहता है डेफिनेशन, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या कहता है, पीजीआर दैट एग्जिबिट ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज। क्या, जौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे क्या, सेल डिवीजन, सेल एलार्जमेंट, रूट एलोंगेशन, स्टेम एलोंगेशन, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, ये सारी एक्टिविटीज जब करवाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स कह देते हैं। टाइप क्या होते हैं, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है, ये चीज समझ आ गई, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। क्या, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। क्या, अंडर सर्टेन circumstances. These primarily function in response to wounds and stress of biotic and abiotic origin. कि बायोटिक भी होते हैं, एबायोटिक भी होते हैं। बायोटिक क्या होते हैं, जैसे कोई इन्फेस्टेशन हो गया, इन्फेस्टेशन का मतलब क्या, उस पर कोई कीड़ा लग गया उस प्लांट के ऊपर, या कोई बीमारी लग गई, वो होते हैं बायोटिक। बायोटिक कैसे होते हैं, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ेंगे, 12th के अंदर है, अभी नहीं बता रहा, 12th के अंदर थोड़ी सा है कि उसमें आप डिसीजेस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, डिसीजेस पढ़ोगे। जिस बच्चे का इंटरेस्ट है ना, तो इसी मतलब इसी चैनल पे हमारे टॉप कोचिंग पे मैंने वो चैप्टर 12th है कि उसके अंदर ये डिसीजेस के बारे में पढ़ा रखा है। 12th की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएंगे कि सारी डिसीजेस को कि कौन से चैप्टर है, कि वो सारे लिखे हुए हैं वहाँ पे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि 12th की प्लेलिस्ट के जो चैप्टर्स होंगे, 11th की बायो के चैप्टर होंगे, 12th की बायो के चैप्टर होंगे, 9th की बायो के चैप्टर होंगे, 10th की बायो के चैप्टर होंगे, कि बायो का काम मेरा है, मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा। बायो का काम मेरा है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं उस चीज को अच्छे से आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो वो चीज समझ आई, ठीक है। अब वो क्या कर देंगे इनहिबिटर्स, और क्या कर देते हैं कि सीड डोरमेंसी कर लेते हैं। क्या, सीड को ग्रो नहीं होने देते, वो भी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि वो हम स्टोर करके रखते हैं। अब आगे कहेंगे कि सर सीड डोरमेंसी हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन प्लांट के लिए क्यों अच्छा है। अब मैं ऐसा कहूंगा कि मान लीजिए बाहर आई हुई है बाढ़ और सीड जर्मिनेट हो गया, तो उसे इतना पानी मिल जाएगा कि वो वैसे ही मर जाएगा, वो अच्छा है, नहीं अच्छा। तो ये चीज है भाई, सीधी सीधी भाषा, एक टुक की भाषा, ये समझ आनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इसमें हम इथाइलिन भी लिख सकते हैं। ये नोट्स तुम्हारे लिए हैं, ये नोट्स तुम्हारे लिए हैं, तुम रख लो इन्हें, नोट कर लो, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कहां से करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहां पे है भैया, टेलीग्राम का लिंक है, वो लेके तुम्हें काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं, क्या, पीजीपी शुरू करते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। इसमें हमें इस स्लाइड में हम दो चीजें पढ़ेंगे, या तो एक ऑक्सिन पढ़ेंगे या एक जिब्रेलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन। ऑक्सिन में क्या पढ़ना है मेरे बेटा, ये चीज समझ चलो। क्या, ऑक्सिन में हमें क्या पढ़ना है, कि ऑक्सिन होता क्या है। मैं कह दूंगा कि बेटा इसे क्या देते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, क्या, IAA, या इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्या मेरे बेटा, दोनों प्लांट ग्रोथ, ये क्या है, ये दोनों किसके टाइप हैं, ऑक्सिन के टाइप है। हम जिब्रेलिन की तो बात कर ही नहीं रहे, जिब्रेलिन की तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इन दो चीजों की बात कर रहे हैं। अब ये दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे उठा के रख देते हैं साइड में, हैं। तो अब एक फैक्ट की बात करते हैं, क्या,
फैक्ट की बात करते हैं कि सबसे पहला जो ऑक्सीजन था ना, अब ये क्या होते हैं, नेचुरली भी होते हैं, अकर होते हैं, और सिंथेटिकली भी होते हैं। सिंथेटिकली मतलब कि भैया हम जैसा शैतान मानुस इस चीज को बनाता है, क्या हम जैसा शैतान मानुस इस चीज को बनाता है। तो वे एज, हाँ, तो जो पहला ऑक्सीजन बना था, जो सिंथेटिक बना था, फर्स्ट ऑक्सीजन जो डिराइव हुआ था, वो कहां से डिराइव हुआ था? ह्यूमन यूरिन से डिराइव हुआ था। कहां से? ह्यूमन यूरिन से डिराइव हुआ था। उसके बाद ये डिस्कवर हुआ था नेचुरली प्लांट के अंदर। क्या? उसके बाद ये डिस्कवर हुआ था नेचुरली प्लांट के अंदर। तो इसकी डिस्कवरी की बात करें हम, ये भी साइड में रख देते हैं, कि इसकी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी किसने करी थी? इसको सबसे पहले नोटिस किया था दो साइंटिस्ट ने, जिनका ऊपर ज्यादा वो नहीं दिया जाता। क्या मेरे बेटा? ज्यादा उनको इस चीज का क्रेडिट नहीं दिया जाता। तो हमारे क्या थे? डार्विन साहब थे, जिन्होंने इस चीज का दिया था। डार्विन साहब का इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा रोल है, जो आप आगे पढ़ोगे। क्या आगे पढ़ोगे 12th क्लास में, मेरे बायो का बच्चा। चार्ल्स डार्विन बहुत ही ज्यादा रेनाउंड साइंटिस्ट थे, और इनके बेटे क्या? फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों ने सबसे पहले क्या किया था मेरे बेटा? इन दोनों ने सबसे पहले नोटिस किया था कि हमारे एक ऐसा प्रोडक्ट भी होता है, एक ऐसा केमिकल भी हो सकता है प्लांट के अंदर, जो ऑक्सीजन कहलाया जा सकता है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था इन दोनों के थ्रू। लेकिन इन्होंने खाली ऑब्जर्व किया था, आइसोलेट किसी और ने किया था। क्या? आइसोलेट किसी और ने किया था। ये बात समझ आ गई? किसी को नोट करना है 2 मिनट का गैप लेके नोट कर सकते हैं ये बात। चलो, हो गया? ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब आते हैं बात की FW वेंट थे मेरे प्रभु। क्या थे? FW वेंट थे, साइंटिस्ट का नाम था क्या? FW वेंट। इन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्या? ऑक्सीजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट क्या, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है डायग्राम। तो क्या हुआ था, इन्होंने क्या, अवीना ओट्स, कौन सा प्लांट लिया था? विच इज अवीना ओट्स से आइसोलेट किया था, ये याद रखना। इससे किया था, अवीना ओट्स से आइसोलेट किया था। प्लांट है, क्या आइसोलेट किया था? आइसोलेटेड ऑक्सीजन। ठीक है मेरे बेटा। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं तुम्हें वो समझा देता हूं। क्या एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने क्या लिया, एक प्लांट लिया, अब उसके ऊपर की टिप है जिसे हम कहते थे सिलोप्टाइल। क्या होता है बेसिकली, ये एक लीफ के ऊपर कवर टाइप की होती है, एक बड के ऊपर एक कवर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर लाइट मारी, सनलाइट। तो ये क्या हुआ, ये सनलाइट की तरफ बेंड हो गया, ये सनलाइट की तरफ इस तरफ बेंड हो गया। यहां से लाइट आ रही है, ये इसकी तरफ बेंड हो गया। जब ये बेंड हो गया तो भाई साहब, हमारे साइंटिस्ट साहब ने देखा कि भाई कुछ तो बात है, ऊपर ही टिप बेंड हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी मुंडी काट दी, इसका ये वाला टुकड़ा काट दिया, और इन्होंने एक एगर एगर की प्लेट पे, एल्गी की प्लेट पे वो चीज रख दी, टुकड़ा ऊपर रख दिया। ठीक है, वो टुकड़ा ऊपर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया इन्होंने, इस एल्गी के ही टुकड़े कर दिए 4, इस एल्गी के ही 4 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक ऐसे ही रूट के ऊपर क्या लिखा, एल्गी का टुकड़ा आगे यहां पे रख दिया। तो ये एल्गी का टुकड़ा भी सनलाइट की तरफ मुड़ गया मेरे बेटा। क्या? ये सनलाइट की तरफ मुड़ गया। यहां से सनलाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है इसकी तरफ है, और जब ये लाइट आ रही है तो ये इस लाइट की तरफ मुड़ गया। तो इन्होंने कहा कि भैया जो इनका सिलोप्टाइल की टिप थी, इससे
कुछ ट्रांसफर हुआ है एल्गी के अंदर, जिसकी वजह से वो टिप बेंड हो गई। फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि इन खाली टिप्स को रखा सनलाइट में। जब इन्होंने इसे सनलाइट में रखा तो ये बेंड नहीं हुई। तो भाई साहब यही बात आ गई कि सेल्स के अंदर कुछ नहीं है, कोई केमिकल है जो एल्गी के अंदर आ गया और फिर वो बेंड हो गई। ये चीज समझेगी। फिर इन्होंने उस चीज को आइसोलेट किया, फिल्टर आउट किया और ऑक्सीजन हमारा डिराइव हुआ। इतनी बात समझ आ गई। तो चलो थोड़ा सा इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी तुम्हारे लिए है, एक बार मैं फिर भी रीड कर देता हूं। क्या? इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड मैंने तुम्हें बता ही दिया है, IBA है और IAA है। ये चीज आपको समझ आई? ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन वाज इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन ऑफ ह्यूमन। क्या? यूरिन ऑफ ह्यूमन से हुआ था, बट लेटर ऑन द प्रेजेंस वाज आल्सो फाउंड इन प्लांट्स। की बाद में क्या हुआ? फाउंड लेटर ऑन प्लांट्स के अंदर वो चीज मिली। दिस इज टू बी कॉल्ड एज द फर्स्ट पीजीआर एवर। क्या? फर्स्ट पीजीआर कहलाया गया ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सिंथेटिक, these are the prepared from the synthetic compounds that cause a response to IAA। कि ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड से मिलकर बनाया गया जो एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं IAA के लिए। तो उसके भी दो नाम है, एक है नेप्थलीन एसिटिक एसिड और है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या? 2,4-D हो गया और NaA हो गया और 2,4-D हो गया। नहीं याद रहे तो इतना ही याद रखना, लेकिन ये वाला नाम और ये वाला नाम याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर देखते हैं क्या कि प्रीकर्सर्स, उधर क्या लिखा हुआ है? द प्रीकर्सर्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वो भी रिलीज होते हैं, वो ट्रिप्टोफैन एसिटिक एसिड से रिलीज होते हैं, सॉरी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से रिलीज होते हैं। तो ये क्या कहते हैं? प्रीकर्सर ऑक्सीजन आर कंपाउंड्स व्हिच कैन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। कि ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन नहीं होते लेकिन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बात आपने इंसुलिन के लिए भी पढ़ी होगी कि भाई वो डायरेक्टली रिलीज नहीं होती लेकिन एज अ प्रो हार्मोन पहले रिलीज होती है, उसके बाद इंसुलिन में कन्वर्ट होती है। तो उसका एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है। तो डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं बनता। क्या? डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं बनता, क्या होता है भैया? एक प्रीकर्सर बन जाता है। मतलब हाँ भैया कि बॉर्नविटा वाला दूध नहीं बना लेकिन दूध तो है ना, तो बॉर्नविटा वाला दूध बन सकता है। तो वही चीज है कि प्रीकर्सर है ना, तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। ये कहां से सिंथेसाइज होता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। कि IAA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हार्मोन। ये चीज समझ आ गई। थ्योरी तुम्हारे लिए मैंने एक बार को रीड कर दी, ये चीज तुम्हें आगे करनी है। अब आ जाते हैं इसके क्या भाई साहब। ये होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, कवर सा होता है। क्या? एक इसका कवर सा होता है लीफ का, इसे हम क्या कहते हैं? सिलोप्टाइल कह देते हैं भाई। ठीक है। क्या? दिस इज डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। पहला ग्रोथ हार्मोन है डिस्कवर होने का। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किया था, कोई दिक्कत नहीं। द फर्स्ट पीजीआर ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट। आपके सर ने पहले ही बता दिया इन 1928, 1928 में। ये नहीं बताया, सॉरी, इसके लिए मेरी गलती, सर को माफ कर देना। इन्होंने क्या किया? प्लांट है वो बेंड हो रहा है, यहां से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। क्या आ रही है मेरे बेटा? लाइट आ रही है। तो ये इसकी तरफ बेंड हो रहा है, तो उन्होंने इसकी टोपी काट दी। टोपी काटने के बाद क्या किया होगा? उसे एल्गे के ऊपर रखा होगा। एल्गे की टिप फिर ये आ गई, वो फिर बेंड हो गया लाइट की तरफ, वो फिर बेंड हो गया। तो ये चीज समझ आ रही है कि टोपी काट दी तो बेंड नहीं हो रहा, लेकिन टोपी के बाद जब हमने उसे एल्गे के ऊपर रख दिया था और एल्गे इसके ऊपर चिपका दिया तो ये फिर से बेंड हो गया। तो मतलब समथिंग इज ट्रांसफर्ड, सम केमिकल, समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट टिप इनटू एल्गे। तो वो चीज है ये सारी, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। ठीक है। अब हैं कुछ फंक्शंस हैं। अब मैं आपको एक फंक्शन बताता हूं। क्या? ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना कि क्या क्या कहती है। ऑक्सीजन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये याद रखना। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बहुत बढ़िया। सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। आपको मतलब इन दोनों का मैं ऑलरेडी डिफरेंस करवा चुका हूं कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है और सेल डिवीजन क्या है। डिवीजन मतलब एक सेल से दो सेल ऑटोमेटिकली बनना। डिफरेंशिएशन मतलब कि इस सेल ने डिसाइड कर दिया कि मैं एक स्पेसिफिक फंक्शन करूंगा। क्या करूंगा? स्पेसिफिक मैं एक स्पेसिफिक फंक्शन करूंगा। क्या? कुछ भी कर सकता हूं, जैसे कि क्या कि मैं एक जगह, मैं इसका क्या बना सकता हूं? एपिडर्मिस भी बन सकता हूं, मैं इसका कॉलन कायमा भी बन सकता हूं, मैं कुछ भी बन सकता हूं। इसने डिसाइड कर लिया। मैं डॉक्टर भी बन सकता हूं, मैं इंजीनियर भी बन सकता हूं, कुछ भी कर लिया कि वो डिफरेंशिएट हो गया, कि वो उस चीज में डिफरेंशिएट हो गया, वो अलग हो गया, उसकी स्पेसिफिक पहचान बन गई। तो ये होता है सेल डिफरेंशिएशन।
और क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। मैं तुम्हें फिर से बता दूं, क्या एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। और क्या करता है, फ्रूटिंग में हेल्प करता है। क्या मेरे बेटा ये तीनों चीजें समझ आ गई? ये सर 1 मिनट पानी पी ले। और क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन करता है। और क्या करता है, पार्थिनोकार्पी करता है। क्या ये सारे काम करता है ये? क्या ये सारे काम करता है? तो और कोई चीज है, एक और लिख देते हैं, इनिशिएशन ऑफ रूट्स भी करता है। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? इनिशिएशन ऑफ रूट्स है, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डोमिनेंस है, फ्रूटिंग है, इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन है, पार्थिनोकापी है। कि सर इतनी सारी चीजें बोल तो दी, इनका मतलब तो समझा दो। मैंने कहा समझाने के लिए मैं ही तो बैठा हूं, और कौन समझाएगा? कि क्या मैं इन्हें छोटा करके साइड में लिख देता हूं ताकि आपके लिए ये रहें भी, और मैं इन्हें एक एक करके बता दूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ऊपर इनिशिएशन ऑफ रूट्स। कि क्या होती है कि मेरा बेटा एक छोटा सा मैं तुम्हें प्लांट बना के दिखाता हूं, उसी में सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, ये प्लांट है। अब क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ रूट्स होता है मेरे बेटा क्या, कि ये न्यू रूट्स हेयर को इमर्ज करने में हेल्प करता है। क्या करता है, न्यू रूट हेयर्स को इमर्ज करने में हेल्प करता है। ये चीज समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन इसका ये हो गया। फिर होता है सेल डिवीजन। ऑब्वियसली क्या करता है, ये सेल की, एक सेल से 2 सेल को बनाने में हेल्प करता है, 2 से 4 को, ये इस चीज में हेल्प करता है। तो आप कहोगे इससे हमें प्लांट को फायदा हो रहा है। मैंने कहा बेटा अगर सेल डिवीजन ज्यादा होगी तो ज्यादा सेल्स बनेंगे, यानी ज्यादा मास होगा, यानी ऑटोमेटिकली प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। ये चीज समझने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही, चलिए ठीक है। फिर आ जाते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ये बेटा सेल डिफरेंशिएशन में ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली करता है। कि क्योंकि क्या होता है, ये साइटोकाइनिन के साथ एक्ट करता है। क्या? साइटोकाइनिन के साथ एक्ट करता है। यहां पे साइटोकाइनिन जो होता है वो मेन सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। वो चीज क्या करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखने वाली बात है कि सेल डिफरेंशिएशन में भी ये काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या मेरे बेटा? एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, अब आपको ये वाली जो बड दिख रही है, क्या ये वाली जो बड है, दिस इज कॉल्ड एपिकल बड। क्या? एपिकल बड। अब एपिकल बड क्या होती है, हमेशा टिप पे होती है। किस पे होती है? टिप पे होती है ये। तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। लीफ कट गई। तो और ये वाली जो चीज होती है इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल बर्ड कह देते हैं। क्या? लेटरल बर्ड। तो एपिकल डोमिनेंस एक ऐसा टॉपिक है, वो कहता है कि ये जो एपिकल बर्ड है ना, ये जो ऊपर वाली एपिकल बर्ड है, ये इन लेटरल बर्ड्स मतलब जो साइड में या नीचे प्रेजेंट होती हैं, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ नहीं होने देता। क्या? कि ये ऊपर वाला यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। क्या? यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी होती है, इस एपिकल बर्ड की होती है। जिसकी, तो ये इन बाकी चीजों को डोमिनेट करता है, बाकी बर्ड्स को डोमिनेट करता है, इसे इन तीनों को डोमिनेट करता है और इनकी ग्रोथ को हिंडर करता है, यानी इनहिबिट करता है। दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। क्या? दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ये चीज समझ आ गई, चलो ठीक है। फ्रूटिंग, कि भैया
क्या करेगा, वो यहाँ पे जो फ्रूट लगा हुआ होगा इसे ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है मेरी बात छोटी सी, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन, बेटा ये देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, अब मान लीजिए ये बड है, ये बड है, अब मैं कह देता हूं ये लीफ ना पूरा, लाल कलर ले लेता हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा इजी आएगा, कि ये लीफ ना पुरानी हो गई। क्या, ये लीफ पुरानी हो चुकी है। अब क्या होगा, ये तो नया है, ये बड तो नहीं है, ये तो नई लीफ बना सकती है या नया फ्रूट बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। तो ऑक्सिन क्या काम करता है, ये पुरानी वाली लीफ को तो गिरा देगा, क्या, पुरानी वाली लीफ को गिरा देगा, और न्यू वाली लीफ, ये जो ये वाली लीफ है इसकी इनहिबिट करेगा। अब एब्सिशन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं, एक चीज यहां पे लिखी हुई है, तुम्हें मैंने बताई नहीं, सॉरी मेरी गलती है, मैं ऐसे ही पढ़ाने लग गया। एब्सिशन क्या होता है कि फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स, फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव, अगर मैं छोटा सा बोलूं, क्या, फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सिशन कहते हैं, कि मतलब पुरानी लीव्स जो होती हैं वो गिरने लग जाती हैं, है ना। वो क्या काम करवाता है, वो कौन करवाता है, ऑक्सिन करवाता है। क्या, लेकिन आप तो यहां पे कह रहे हैं इनहिबिशन, तो बेटा इनहिबिशन का क्या मतलब क्या रहते हैं, ऑक्सिन ना दोनों तरीके से काम करता है, मैं तुम्हें बताता हूं। क्या, ऑक्सिन जो है वो दोनों तरीके से काम करता है, इनहिबिट करता है एब्सिशन इन यंग लीव्स एंड प्रमोट्स इन ओल्ड लीव्स। क्या, कि अगर कोई नई लीफ है उसे गिरने से बचाएगा और पुरानी लीफ को गिरा देगा, तो ये मेंटेन बैलेंस करता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाते हैं क्या, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है मेरा बेटा, छोटी सी चीज है, कि ये क्या काम करता है, कि हमारे को फ्रूट दे देता है विदाउट जर्मिनेशन, क्या कर देता है, फ्रूट दे देता है विदाउट जर्मिनेशन, कि भाई हमारे पास क्या हुआ, एक स्टेराइल पिस्टल है, सॉरी, ये स्टेराइल पिस्टल है, उसके ऊपर आपने ऑक्सिन डाला, उसका क्या हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या हो गया, फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और ये क्या होता है, सीडलेस होता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, सीडलेस होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली सीडलेस होगा। ये चीज समझ आ गई। ये देखो ये सारे वही चीज हैं तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी थे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब किस पे चलना है, किस पे चलना है बेटा, एप्लीकेशंस पे चलना है। एप्लीकेशन क्या होता है मैं तुम्हें छोटी सी बात बता दूं, तीन फंक्शंस हैं, इरेडिकेशन, सेल डिवीजन और कंट्रोल जाइलम फ्लोएम डिफरेंशिएशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है जाइलम फ्लोएम की। अब आ जाते हैं कि भैया ये किस तरह काम करता है, ये किस तरह काम करता है, क्या मेरे बेटा, इरेडिकेशन में हेल्प करता है। क्या, इरेडिकेशन ऑफ वीड, ये काम ऐसे करता है कि आपको मैं एक चीज बताता हूं कि अति किसी भी चीज की बुरी है। क्या मेरे बेटा, अति किसी भी चीज की बुरी है, तो अति किसी भी चीज की बुरी है, तो ऐसा होता है, मैं तुम्हें सीधी सीधी भाषा में समझाऊं, ये क्या मैंने फीड लिख दिया यहां पे, सॉरी, यहां पे वीड आएगा, क्या आएगा, वीड। तो ये इरेडिकेशन ऐसा करता है कि मेरे मानो कि एक हमारा प्लांट का, एक हमारा गुलाब का पौधा है, या हमारा गुलाब का बगीचा है, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, क्या है, अब इसके अंदर क्या उग रही है, वीड उग रही है, यहाँ पे क्या हो गया, वीड उग रही है। वीड क्या होते हैं, वीड इज अनवांटेड प्लांट्स, आपको पता है, जो अपने आप उग जाते हैं। या अनवांटेड प्लांट्स हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये अनवांटेड प्लांट्स क्या कहते हैं, हमने क्या किया, ऑक्सिन डाला, कौन सा, 2,4-D, यानी केमिकली सिंथेसाइज्ड वो ऑक्सिन। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें जब वो बहुत सारा डाल दिया ना, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेस ग्रोथ शो करेगा, क्या करेगा, एक्सेस ग्रोथ शो करेगा, विच कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर।
कि भाई इरेग्युलर ग्रोथ करेगा, इवेंचुअली ट्यूमर से मर जाएगा। तो दैट इज हाउ कि ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा, अति किसी भी चीज की बुरी है कि एक्स्ट्रा डाला तो हमारे को वीडी साइड की तरह वो काम कर गया। ये चीज समझ आ गई। अब दूसरा था कि क्या ये सेल डिफरेंशिएशन में, हाँ मैं बोलूंगा बिल्कुल, जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। क्या जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन सिर्फ इतनी सी पढ़नी थी कि सेल डिफरेंशिएशन में काम करता है, वो मैंने आपको पहले भी बता दी कैसे करता है। एक चीज रह गया कि हेल्प इन सेल डिवीजन। डिवीजन मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, शायद वो मैंने डायग्राम ही मिटा दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ क्या, कि एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से पांच, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, क्या जब हम एक लैब के अंदर टिश्यू कल्चर करते हैं तो हम किससे शुरू करते हैं, सिंगल सेल से करते हैं। अब वो सिंगल सेल खराब ना हो जाए, वो सिंगल सेल खराब ना हो जाए या कुछ डैमेज ना हो जाए, डाई ना हो जाए, तो हम चाहते हैं उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बन जाए, बहुत एक्सेस ग्रोथ हो जाए कि बहुत सारी कॉपीज बन जाए इस तरह, ताकि हम उसमें अब अगर मान लिया एक्सपेरिमेंट खराब भी हो जाए तो वो कुछ और कॉपीज हमें पास बची रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर ऑक्सीजन इनिशिएट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, ऑक्सीजन डाल देते हैं। ऑक्सीजन की वजह से वो जो सेल ग्रोथ होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है, 1.25 टाइम्स हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज होने का क्या मतलब मेरे बेटा, कि इंक्रीज हो जाती है, तो उससे क्या होता है मेरे भाई कि हमें बहुत ज्यादा कॉपीज मिल जाती है सेल डिवीजन के लिए। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आ गई। ये तीनों पार्ट समझ आ गए, ये तीनों पार्ट समझ आ गए, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही। अब हम शुरू करेंगे जिब्रेलिक एसिड को। क्या, अब हम शुरू करेंगे जिब्रेलिक एसिड को। ठीक है, 2 मिनट का पानी पी रहे हैं, वो करते हैं हम। तो बेटा जी हमारा हो गया ऑक्सीजन, हमारा हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमने क्या किया था मेरे बेटा, हमने क्या पढ़े थे, पीजीपी पढ़े, क्या क्या, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, है ना मेरे बेटा। क्या, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन, ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें पढ़ी। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सर से, क्या यहां पे थोड़ी गड़बड़ हो गई क्या, ऑक्सीजन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम इन 3 चीजों को पढ़ते हैं। बढ़ना था, हमने ऑक्सीजन तो निपटा दिया, वारे न्यारे भैया, तू जा साइड में। साइटोकाइनिन बाद में पढ़ेंगे। तो बचा क्या पढ़ने का अब हमारा, जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड होता क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। मैं कहूंगा बेटा ये किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स होता है। सर ने पहले ही बता दिया, क्या मेरे बेटा, सर ने पहले ही बता दिया कि डेरिवेटिव किसका होता है, डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन होता है। ये बात समझ आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है कि किसका डेरिवेटिव और टर्पीन का डेरिवेटिव होता है। इसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, जी ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जी ए। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो आते हैं इसकी डिस्कवरी के ऊपर। क्या मेरे बेटा, कि ये डिस्कवर कैसे हुआ था। क्या हुआ था, जापान में एक प्लांट को बीमारी हुई, बड़ी फुलिश सी। आजकल तो तुम लोग एनिमे भी देखते हो, क्या देखते हो, एनिमे, एनिमे देखते हो। एनिमे में एक वर्ड बहुत ज्यादा बोला जाता है, बाका। क्या, बाका, यानी बाका मतलब फुलिश, पागल, है ना। तो क्या हुआ कि हमारे जापान में जो राइस के प्लांट थे, किसके प्लांट थे, राइस के प्लांट थे। मान लीजिए ये हमारा राइस का प्लांट है, एक प्लांट ही है कोई। क्या होता था कि इसमें ये बात हुई कि एक बीमारी हुई कि जिसकी वजह से इसने क्या किया, अनयूजुअल ग्रोथ शो कर दी स्टेम की। क्या, स्टेम की अनयूजुअल ग्रोथ शो कर दी। अब अनयूजुअल ग्रोथ का क्या मतलब मेरे बेटा, कि ये एलोंगेशन दिखाने लगा। क्या दिखाने लगा, एलोंगेशन दिखाने लगा। अब एलोंगेशन का क्या मतलब मेरे बेटा,
कि भाई ये एक्सट्रीम में लंबा हो गया, इसकी स्टेम, इसकी इंटरनोडल्स जो थी। अब आपको पता है इंटरनोडल क्या होता है, मैंने वर्ड बोल दिया इंटरनोडल। तो जो दो नोड्स के बीच की जगह होती है, क्या, जो दो नोड्स की जगह होती है उसे कहते हैं इंटरनोडल सेगमेंट। क्या कह देते हैं, इंटरनोडल सेगमेंट। तो क्या हुआ, इसने क्या हुआ, क्या हुआ, प्लांट बेमतलब में इंटरनोडल सेगमेंट से बहुत ज्यादा लंबे होते गए। जब ये बहुत ज्यादा लंबे होते गए तो इसमें ऐसा चीज हुई क्या कि मेरे बेटा लंबे हो गए, लंबे हो गए, बहुत लंबे हो गए, और ये अपने आप लंबे होके गिरने लगे। जब ज्यादा चीज लंबी हो जाती है वो अपने आप गिर जाती है ना। अगर किसी इंसान की भी जड़ें मजबूत ना हो और वो अपने आप को ऊपर दिखाता चला जाएगा, वो भी गिर जाएगा। ठीक है, तो जड़ें मजबूत थी नहीं, इंटरनोडल स्टेम जो थी, सेगमेंट थी, वो बढ़ती गई और वो अपने आप इंसान तो गिरेगा ही, ये प्लांट भी गिरने लगा। तो वहां के फार्मर्स ने बोला बाका, मतलब फूलिश, क्या, फूलिश। तो इसी का नाम पड़ गया कि फूलिश सीडलिंग डिसीज। क्या फूलिश बीमारी हुई है इसे, क्या फूलिश डिसीज हुई है, क्या हुई है, फूलिश डिसीज हो गई इस प्लांट को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो और इसे जापानीज में क्या कह दिया, बाका ने, क्या, बाका ने। ठीक है, बाका ने मतलब पागल हो गया। तो भैया ये बीमारी हुई। फिर वहां के एक साइंटिस्ट थे कुरुसोवा, क्या, कुरुसावा, दूसरी जगह ही लिख देता हूं कि जापानीज साइंटिस्ट थे कुरोसावा, कावा 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 नहीं, सावा, क्या, कुरोसावा। अब कुरोसावा जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने देखा यार ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, कि इन्होंने देखा कि राइस सीडलिंग्स वर इफेक्ट, राइस सीडलिंग वर इफेक्टेड। क्या मेरे बेटा, राइस सीडलिंग वर इफेक्टेड, दी सीडलिंग्स, नेम क्या पड़ा फिर उस बीमारी का, फूलिश सीडलिंग डिसीज। कोई दिक्कत मेरे बेटा, क्या, फूलिश सीडलिंग डिसीज, ये चीज समझ आ रही है। कुरुसावा था, राइस सीडलिंग वर अफेक्टेड, फूलिश सीडलिंग डिसीज हुई है, क्या, फूलिश सीडलिंग डिसीज हुई। कोई दिक्कत, जापानीज साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कौन सा एक्टिव सब्सटेंस है, कि कौन सा एक्टिव सब्सटेंस है जो स्टेम इंटरनोडल एलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। तो उसका नाम क्या आया, इन्होंने देखा कि ये किस वजह से भी हो रहा है, किसी रीजन की वजह से तो हो रहा होगा उस सीडलिंग पे इफेक्ट, क्या, किसी रीजन की वजह से ही तो उस सीडलिंग पे इफेक्ट हो रहा होगा। तो बेटा वो हो रहा था एक फंगस की वजह से, क्या, एक फंगस की वजह से। अब फंगस का नाम क्या था, अब थोड़ा ये सोचो, जी से शुरू होगा, ये वाला जो नाम होगा आगे वाला, ये जी से शुरू होगा, ये वाला तो चलो मैं लिख देता हूं, फ्यूजी कोराई, ये वाला नाम। हम कौन सा वो पढ़ रहे हैं, हम कौन सा पीजीपी पढ़ रहे हैं, जिब्रेलिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो बेटा यहीं से पड़ गया इसका नाम जिब्रेला, क्या, जिब्रेला फ्यूजी कोराई। यहां पे सर ने गलत लिखा, देखो राइटिंग गलत नहीं लिखी, सर ने कैप्स में लिख दिया, क्या मेरे बेटा, सर ने कैप्स में लिख दिया, और कैप्स में कभी भी नहीं लिखा जाता, क्या, कैप्स के अंदर कभी भी नहीं लिखा जाता साइंटिफिक नेम, क्या मेरे बेटा, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिखेंगे ना, तो वो हमेशा क्या होता है, दो जीनस और स्पीशीज हमेशा अलग अलग लिखे जाते हैं मेरे बेटा, क्या, जीनस और स्पीशीज हमेशा अलग अलग लिखे जाते हैं, और जीनस का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, क्या, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। इस तरह एक साइंटिफिक नेम लिखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब आप कहोगे सर और एग्जांपल बता दो, कि सर बेटा अभी तो नहीं है, लेकिन सर बता ही दो, नहीं है बेटा कोर्स के अंदर, बता दो यार, तो बता देते हैं, चलो तुम इतनी कर रहे हैं कि क्या है, और बताओ।
कि तुमने एक पढ़ा था 10th के अंदर चैप्टर, पी को क्या कह देते हैं, पाइसम। तुम्हारी मटर है ना, उसको क्या देते हैं, पाइसम सटाइवम। कोई दिक्कत मेरे बेटा, क्या कह देते हैं, पाइसम सटाइवम। कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। चलो, सर ने एक फालतू चीज बता दी। अब ये बोलना मत किसी को जाके, सर को डांट पड़ जाएगी, कोर्स नहीं करवा रहा, कुछ और करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके तो पेपर आ रहे हैं, पेपर से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवाना है, सारी वीडियोस बनवानी है, सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं, ताकि आपके कितने नंबर आए मेरे बेटा, 95 मार्क्स आए। कितने आए, 95 मार्क्स आए। अब 95 मार्क्स लाना कौन सा मुश्किल है बायो के अंदर, हर बच्चा ले आता है। सर हमारे तो नहीं आते। बेटा तुम्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, तुम्हें लिखना आता है लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। या तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं या तुम्हें लिखना नहीं आता, या लिखना आता है या कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, दोनों में से एक प्राणी थे। लेकिन जब हम 11th में थे हम दोनों ही थे, ना हमें आता था ना हमें लिखना आता था, ना हमें कॉन्सेप्ट्स आते थे ना हमें लिखना आता था, तो हमारा तो बंटा ढार था। लेकिन तुम्हारा बंटा ढार ना हो, इसके लिए हमारा टॉप कोचिंग ये मेहनत कर रहा है कि तुम्हारे 95 मार्क्स आ जाएं। और वो 95 मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं है कि आएंगे ही नहीं, आएंगे। मेहनत लगती है, कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। अब वो परिश्रम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आज से लग जाओ। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। अगर आज जाग गए ना मेरे भाई, और आज के बाद पेपर में अभी 3 महीने हैं, यानी कितने 90 दिन है, 90 डेज हैं। अगर एक चैप्टर भी रोज का करोगे तो 90 दिन में 90 चैप्टर हो गए, यानी 95 मार्क्स प्लस हो गए। कोई दिक्कत आ रही है, ये तो बेसिक गणित है, तुम्हें तो पता ही है, बायो के छात्र हो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो। अब बोलना मत ये चीज कि सर ने इतना फालतू बता दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके से क्या हुआ, जिब्रेला फ्यूजिकोराई हमारा जो था फंगस का नाम था। अब इसके बाद जो एक्टिव सब्सटेंस निकला, क्या मेरे बेटा, एक्टिव सब्सटेंस जो निकला, जो उसने फुलिश सीडलिंग करवाई, दैट इज कॉल्ड जिब्रेला, क्या सॉरी, जिब्रेलिन कहा गया उसे। क्या कहा गया, जिब्रेलिन कहा गया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेटर ऑन, क्या, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड और कॉल्ड एज जिब्रेलिक एसिड। कोई दिक्कत मेरे बेटा, क्या लेटर ऑन इसे क्या कहा गया, जिब्रेलिक एसिड कहा गया। ये बात आपकी भेजे में समझ आ रही है, ये बात आपकी भेजे में समझ आ रही है कि जिब्रेलिक एसिड बाद में कहा गया, पहले उसका नाम क्या था, जिब्रेलिन था। कोई दिक्कत, आगे की बात करते हैं। तो आज तक हंड्रेड्स ऑफ, क्या, हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स आर फाउंड। सबसे ज्यादा रिसर्च किया हुआ क्या था, GA3 था। क्या मेरे बेटा, सबसे ज्यादा रिसर्च किया हुआ जो जिब्रेलिक एसिड था वो क्या था, GA3। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव किसका है, टर्पीन का है। ये भी दोबारा बता रहा हूं, याद रखने वाली बात है, ज्यादा नहीं जानना, बस इसका नाम ही जानना है। क्यों, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि टर्पीन्स नाम है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। आप कहोगे सर नोट्स कहाँ है, नोट्स भी मिल जाएंगे। क्यों, कि सर ने आपके लिए सब तैयारी कर रखी है कि ये रहा भैया सारे नोट्स हैं। तो ये तो तुम्हारे हैं ही हैं, ये तो तुम्हारे है ही हैं, लेकिन पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। क्या, पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं क्या, फंक्शंस के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैं तुम्हें बताऊं। एक तो क्या होता है, स्टेम एलोंगेशन में होता है, स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है, सीड मैच्योरिटी में हेल्प करता है, और क्या करता है, डिले करता है सेनेसेंस को, और बताओ और क्या करता है, माल्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, शुगर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और क्या होता है, और बताओ। स्टेम हो गया, स्टीड मैच्योरिटी हो गया, डिले सेनेसेंस हो गया, माल्टिंग हो गया, शुगर प्रोडक्शन हो गया, और हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोल्टिंग। क्या, बोल्टिंग में होता है।
अब ये देखो, ये सारे इतने सारे सर ने लिख दिए, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। एक एक को पढ़ते हैं आराम से, एक एक को आराम से पढ़ते हैं कि स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले क्या? स्टेम एलोंगेशन। इसे यहां से मिटा रहा हूं, बोल्टिंग को मैं यहां पे लिख देता हूं। इस लिस्ट को मैंने कोने में कर दिया। एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले बात कर दी मैंने स्टेम एलोंगेशन की। अब स्टेम एलोंगेशन क्या होता है कि आपने, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, मान लीजिए क्या हुआ, आपको पता है अंगूर यानी ग्रेप कैसे उगता है? क्या? ग्रेप कैसे उगता है? बेटा देखो ना, ये डाली है, ठीक है, ये डाली है। अब इस डाली पे मान लीजिए आपके अंगूर लगे हुए हैं। ये अंगूर लगे हुए हैं। क्या है, अगर मैं इसको एलोंगेट कर दूं, इस हिस्से को लंबा कर दूं, तो क्या कुछ स्ट्रक्चर इस तरह नहीं बन जाएगा? तो यहां पे क्या हो रहा है? बेटर ग्रेप प्रोडक्शन हो रहा है। डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या, अगर स्टेम एलोंगेट हो रही है तो बेटर ग्रेप प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छे ग्रेप्स मिल रहे हैं, साइज बड़ा मिल रहा है। तो हाँ जी, जिब्रेलिक एसिड इस चीज में काम करता है। ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, डिले सीनेसेंस। इसी से रिलेटेड आ जाता है क्या? अब ये अंगूर बड़े तो बन गए, लेकिन क्या होता है, इसकी अगर एजिंग हो रही है, क्या हो रही है मेरे बेटा, अगर ये जल्दी सड़ जाए या जल्दी बड़े हो जाए तो ये फायदेमंद तो हो ही नहीं। क्या? ये तो फायदेमंद ही नहीं है। अगर ये अंगूर आपने बड़े तो उगा लिए लेकिन सड़ गए, मार्केट में जाने का इनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना कोई दुकानदार बेच पाएगा और किसान का नुकसान और हो जाएगा। तो ये इसकी एजिंग को क्या कर देते हैं? डिले कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिले कर देते हैं, ताकि ये लंबे टाइम तक, क्या, लंबे टाइम तक फ्रेश रहे, जिसकी वजह से इनका स्टोरेज भी इजी हो जाता है और मार्केट में इन्हें सेल करना भी बहुत इजी हो जाता है। ये काम कौन करवा रहा है? आपका जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। और क्या आ जाता है? इसी से एक रिलेटेड और आ जाती है चीज के लिए जो हम पढ़ते हैं कि सर छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो। मैंने कहा सारा पढ़ाऊंगा, टेंशन तुम्हारी नहीं है, टेंशन मेरी है पढ़ाने की। कि हमारी टीम बैठी हुई है कि हमारे बच्चों का बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है? आपका एक गन्ना है। क्या है मेरे बेटा? गन्ना है। अब गन्ना क्या है? अब ये देखिए, अगर ये क्या कहते हैं, ये इसका क्या है? इंटरनोडल सेगमेंट है। क्या है मेरे बेटा? इसका ये इंटरनोडल सेगमेंट है। ये चीज समझ आ रही? क्या है ये? इंटरनोडल सेगमेंट है। अगर हम अब क्या करता है ये इंटरनोडल सेगमेंट, जिब्रेलिक एसिड का काम ही होता है इंटरनोडल सेगमेंट को इंक्रीज करवाना। अगर ये इस इंटरनोडल सेगमेंट को इंक्रीज करवा देगा तो क्या इसके अंदर से ज्यादा शुगर नहीं बढ़ जाएगी? शुगर केन का साइज बढ़ जाएगा। आया ना? और जब शुगर केन का साइज बढ़ जाएगा तो शुगर प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ आई गेस 20 टन, क्या मेरे बेटा, 20 टन पर एकड़ पर ईयर का प्रोडक्शन बढ़ाता है। क्या? 20 टन पर एकड़ पर ईयर का प्रोडक्शन क्या बढ़ाता है? हमारा जिब्रेलिक एसिड बढ़ाता है। ये बात समझ आ रही है? चलिए, माल्टिंग क्या भैया? माल्टिंग मतलब दारू बनाने में, बियर इंडस्ट्री में इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपको इतना ही जानने की जरूरत है, वरना आप भी बियर फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे बनाने के लिए, ठीक है। शुगर प्रोडक्शन आपको मैंने बता दी, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं? अब आ जाते हैं लास्ट पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट थर्ड पे। क्या? लास्ट थर्ड पे। ये है लास्ट थर्ड कि सर एक रह गया, मैंने कहा इसके साथ एक और है, अर्ली सीड प्रोडक्शन है, वो भी पढ़ना है आपको। क्या? अर्ली सीड प्रोडक्शन है, वो भी आपको पढ़ना है। उससे पहले पढ़ते हैं बोल्टिंग के लिए कि बोल्टिंग क्या होती है। अब मैं बोल्टिंग को इधर लिखूं,
क्या मेरे बेटा बोल्टिंग इधर देख लो मेरे पास क्या होती है। बेसिकली आपको पता है ये क्या बनाती है, इंटरनोडल सेगमेंट। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक कैबेज है, कैबेज का स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है दो लीव्स के बीच के जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोडल सेगमेंट कह देते हैं। कोई दिक्कत मेरे बेटा नहीं। क्या, इंटरनोडल सेगमेंट। तो अगर ये जिब्रेलिक एसिड इसके ऊपर काम कर रहा है तो वो क्या करवा देगा, क्या वो ऑटोमेटिकली क्या करवा देगा, इंटरनोडल सेगमेंट को इंक्रीज करवा देगा, जिसकी वजह से एक पत्ता गोभी का साइज बढ़ जाएगा। किसका, पत्ता गोभी का साइज बढ़ जाएगा, कैबेज का साइज बढ़ जाएगा। तो ये क्या हेल्प करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, बोल्टिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे बेटा, बोल्टिंग कह देते हैं। कि इंटरनोडल सेगमेंट की जो हमने साइज बढ़ा दिया उसकी मदद से पूरे कैबेज का साइज ही बढ़ गया। पहले इतनी सी थी अब इतनी बड़ी हो गई। तो ये किसकी वजह से हुआ, जिब्रेलिक एसिड की वजह से हुआ। ये चीज समझ आ गई। अब दूसरी चीज आती है सीड मैच्योरिटी और अर्ली सीड प्रोडक्शन। क्या मेरे बेटा, सीड मैच्योरिटी और अर्ली सीड प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, ये सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सीड मैच्योरिटी मतलब सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब मेरे बेटा, कि ये एक सीड को एक प्लांट बनने में, अब कहोगे सर कलर डिफरेंशिएशन नहीं क्यों किया। मैंने कहा बेटा तुम्हें टॉपिक समझना है, कलर डिफरेंशिएशन पे आना है। नहीं सर हमें तो कलर डिफरेंशिएशन चाहिए। मैंने कहा लो यार तुम कलर डिफरेंशिएशन ले लो, मुझे क्या है। अगर टॉपिक छूटे ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी वो। हाँ हाँ मैं उसी के ऊपर बना रहा हूँ, मुझे भी पता है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट मिल जाए, रेडियम वाली फील आ जाए। लग रहा है सेक्सी। चलो अब क्या हो गया कि ये इस सीड को इस प्लांट के ऊपर कन्वर्ट करवाएगा, मतलब जर्मिनेशन करवाएगा। तो वो क्या होता है, सीड मैच्योरिटी करवाता है। और जितनी जल्दी ये सीड प्लांट बनेगा उतनी ही जल्दी ये भी सीड प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो क्या, अर्ली सीड प्रोडक्शन में काम करेगा। किस में काम करेगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन में काम करेगा। ये चीज समझ आई कि ये दोनों क्या, सीड मैच्योरिटी की सीड को जल्दी से प्लांट में करेगा, और जो प्लांट बन जाएगा तो वो ही उस प्लांट से हम जल्दी से सीड निकलवा लेंगे। ये काम कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है। ये चीजें समझ आ गई, ये चीजें सारी समझ आ गई आपको। समझ आ गई तो बोलो ठोकर टाली, ठोकर टाली। तो हमारा क्या है, एक बार थ्योरी रीड कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं है। डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन क्या है, इन अर्ली 20th सेंचुरी द बाका ने फूलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस, क्या फूलिश सीडलिंग ऑफ डिसीज ऑफ राइस पे हुई थी। इट वाज कॉज्ड बाय फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है मेरे बेटा। लेटर आइडेंटिफाइड द एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन है ये, क्या, जिब्रेलिन है। क्या भैया प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, क्या प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे ई कुरोसावा, उन्होंने ये चीज का करा था काम, इन्होंने इस चीज का काम किया था, ढूंढा था मेरे बेटा। ठीक, ये थ्योरी है, थ्योरी एनसीईआरटी की थ्योरी है, पढ़ लेना, सब कुछ समझा दिया है। तो ये देखिए पहले हेल्दी था, इस पे फूलिश सीडलिंग डिसीज नहीं थी, लेकिन इन्फेक्टेड था, वो बढ़ गया, लंबा हो गया, और लंबा हो गया तो और लंबा होगा तो ऑटोमेटिकली गिरने लग जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फूलिश सीडलिंग डिसीज। ये चीज समझ आ गई। अब क्या कहते हैं, जिब्रेलिन क्या है, एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। मैंने बता दिया कि बीच के इंटरनोड्स को एलोंगेट करता है। एलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स, मतलब जिन जो ड्वार्फ प्लांट्स बचपन से मतलब हमेशा से जीन्स की वजह से छोटे हैं उनको भी हेल्प करता है। ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी मतलब सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। सर ने सब बता दिया है। ठीक है। फ्लावरिंग में हेल्प करता है, बोल्टिंग आपने को बता दी। फ्लावरिंग मतलब सीड जर्मिनेशन होगी जितनी जल्दी, सर ने बताया तो बेटा।
कि जितनी जल्दी सीड टूटेगा उतनी जल्दी ये प्लांट होगा, उतनी ही जल्दी हमें सीड मिलेंगे और फ्लावर मिलेंगे या फ्रूट मिलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आई। फिर क्या आता है, डिले सीनेसेंस मैंने आपको बता दिया, माल्टिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दी, शुगर यील्ड मैंने बता दी, अर्ली सीड प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें आपको बता दी हैं मैंने, ये आपको नोट करने के लिए चाहिए। ये सब आपको चीजें नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप में। बेटा वीडियो के नीचे जाएंगे ना, वहां पे टेलीग्राम का एक लिंक है, टॉप कोचिंग का चैनल ही है वो भी। वहां पे आपको ये सारी पीपीटीज, ये सारा रिटर्न मटेरियल आपको मिल जाएगा। मेरा काम है आपको ये चीजें समझाना, आपको रिटर्न मटेरियल देना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, वो मैं कर रहा हूँ। आपके पेपर में जो भी डाउट्स हैं पेपर में सॉल्व करवाऊंगा, वन शॉट वीडियोज में लाऊंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, सारा काम मैं करवाऊंगा। आपका काम बस है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपनी पढ़ाई करना। अगर आपको जरूरत लगती है कि आपको इनसे नोट्स नहीं बनते, तो सर की जो बात बोल रहे होते हैं, बेटा जो भी मैं बोल रहा होता पढ़ाते हैं वो पूरे नोट्स हैं, वो पूरे नोट्स हैं, आप उन्हें एज इट इज ही लिख सकते हैं और पेपर में भी लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे। तो बेटा छोटा सा काम जो सर हर बार कहते हैं कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। क्यों बेटा, देखिए कमेंट तो आपको अपने लिए करना है ताकि आपको जो भी टॉपिक्स में दिक्कत हो मैं उनके लिए मदद कर सकूं। दूसरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट से मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो महंगी महंगी कोचिंग्स की फीस नहीं दे सकते। तो हम चाहते हैं, हमारे एक एम है टॉप कोचिंग का, कि हमारी पूरी टीम का, कि उस बच्चे तक, हर एक बच्चे तक, चाहे वो फीस दे सकता है नहीं दे सकता, हम भेदभाव नहीं करते, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके, वो अपना आगे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके। बेटा इस चीज़ को कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। पच्चीस मिनट का ठीक है भाई।